नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बीपीएससी एडो के लिए एडोटेरिया की तरफ से जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है, इसमें आपको टोटल 25 टेस्ट इसमें करवाया जाएगा, जिसमें 10 सेक्शनल टेस्ट रहेगा और 15 आपको फुल लेंथ टेस्ट इसमें रहेगा। और ये सभी टेस्ट यानी 25 टेस्ट के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस को कवर करवाया जाएगा, है ना। चैप्टर वाइज आपको हर टेस्ट में करवाया जा रहा है, ठीक है, और सीरियल से करवाया जा रहा है, यानी कि पूरा सिलेबस इसमें 25 टेस्ट के तहत आपको कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। इससे पहले जो टेस्ट हुआ है जीके जीएस यानी जनरल स्टडीज़ का, वो हम आपको करवा चुके हैं, ठीक है। और इसमें जो टेस्ट नंबर 5 था, जैसे उसमें क्या मैथ और रीजनिंग का था, उसका हम सोल्यूशन नहीं करवाएं, लेकिन पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में शेयर कर दिए थे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 6 का जनरल स्टडीज़ का जो है, इसका हम लोग 100 प्रश्न का आंसर देखेंगे, ठीक है। साथ में आप लोग टेस्ट लगाए होंगे, या तो आप लोग इसमें लगाइएगा और साथ में कमेंट करके बताइएगा कितना मार्क्स इसमें आया था, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई है। किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद पर को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो ये हुआ था भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत, है ना। आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, ठीक है। इस टाइप के कुछ प्रश्न के काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, तो ये सभी यहाँ पर देखेंगे। जैसे 1861 की बात करेंगे, तो 1861 भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में क्या हुआ था, इसे याद रखना है। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया, किस अधिनियम के तहत, तो 1861 के अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया था। पूछा जाता है आपसे क्या, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था, ठीक है। अच्छा, प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू हुआ था, तो 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था। 1909 के अधिनियम को क्या बोलते हैं, मोर्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। और मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किसको बोलते हैं, भारत जो परिषद अधिनियम है 1919 को बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और है, जैसे कि पूछा जाता है क्या, ईस्ट इंडिया के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था किस अधिनियम के तहत। तो 1813 का चार्टर एक्ट के तहत, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार जो है वो बरकरार था, है ना। चाय और चीन छोड़कर, है ना, चाय के साथ चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्ण व्यापारिक अधिकार को पूर्ण रूप से अधिकार समाप्त कर दिया था कब, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, यानी कि चाय और चीनी से भी समाप्त कर दिया था एकाधिकार, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनीय किसके द्वारा बनाया गया था। भारतीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनीय किसके द्वारा बनाया गया था। ये 1919 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ये बनाया गया था, है ना। 1919 का वही नियम है जो कि अधिनियम जो कि द्वैत शासन जो है, प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। फिर क्या हुआ, 1935 में केंद्र में द्वैत शासन को लागू कर दिया गया था। 1909 के अधिनियम में क्या है, तो इसको मोर्ले-मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किया गया था 1909 के अधिनियम के तहत ही, ठीक है। और मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किसे 1919 को कहा जाता है। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम में क्या हुआ था, तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुआ था किस अधिनियम के तहत, तो 1892 के अधिनियम के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने पहली बार भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ भाग लेने का प्रयास किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1833, है ना। चार्टर अधिनियम जो है 1833 के तहत पहली बार भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ भाग लेने का प्रयास किया। यही वो अधिनियम है 1833 का, जिसमें कंपनी के एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था 1833 के अधिनियम के तहत, ठीक है। 1858 के अधिनियम में क्या हुआ था, तो 1858 के अधिनियम के तहत ही भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और 1861 वाला बता दिए थे क्या, कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया था 1861 वाले अधिनियम में। नेक्स्ट क्या, भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को, है ना। 22 जनवरी 1947 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। और यहीं पर अच्छा इसी के आसपास है ना 2-3 डेट है जो कि आपको ध्यान रखना है। पहला क्या है, देखिए पहले तो ये हो गया कि भारत को संविधान देने का प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो 22 जनवरी 1947 को।
यहीं पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है क्या, भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकार किया गया था। भारत स्वतंत्रता जो एक्ट है, अधिनियम है, ये कब स्वीकार किया गया था, तो यहाँ पर याद रखना 18 जुलाई 1947। कब, 18 जुलाई 1947, ठीक है। फिर समझिए क्या पूछा कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम ये कब स्वीकार किया गया था, तो 18 जुलाई 1947, ठीक है। और यहीं पर एक डेट और है जो कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाएगा पूछे, तो वो होता है 22 जुलाई 1947, ठीक है। तो ध्यान रखना है, 3 डेट हो गया 1947 वाला, लेकिन क्या डेट अलग अलग है। तो फिर समझिए, भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो 22 जनवरी 1947। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकार किया गया, 18 जुलाई 1947। और राष्ट्रीय ध्वज को है ना कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947, ठीक है, याद रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, संविधान सभा का जनक किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर का भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर ही थे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ था, ठीक है। और संविधान सभा को अंगीकार कब किया गया था, तो अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, ठीक है। और यही जो दोनों डेट है, इसके बीच जो अंतर होता है वही संविधान बनने में समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, है ना। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो लगा था, ये जो इस दोनों डेट के बीच अंतर है, ठीक है। तो संविधान सभा को अंगीकार किया गया, भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था कब, 26 नवंबर 1949 को। और यही 26 नवंबर से एक डेट पूछा जाता है क्या, भारतीय संविधान दिवस, है ना। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। इसी टाइप के यहाँ प्रश्न याद रखना है आपको। क्या अगर पूछे क्या, संविधान सभा का पहला विचार किसने दिया था, तो आंसर क्या लगाना, विचार सबसे पहले किसने दिया था, एम.एन. रॉय ने दिया था। किसने, एम.एन. राय ने दिया था, है ना, एम.एन. राय, ठीक है। और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो यही था बी.एन. राव, है ना। कौन था, बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार था। अब ये दोनों में कंफ्यूजन ना हो तो याद कैसे रखना है, विचार यानी विचार मन में करते हैं, तो विचार किसने दिया, मन एम.एन. रॉय, है ना, मन में एम.एन. रॉय, मन में एम.एन. रॉय। और संवैधानिक सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो ये था बी.एन. राव था, ठीक है। और भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था मालूम, 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। और 31 अक्टूबर को इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है ना। 31 अक्टूबर इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही क्या भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो देखिए एक बारदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, है ना। तो 1928 का बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। और इसी को यानी इसी आंदोलन को जो बारदौली सत्याग्रह के दौरान ही बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना है आपको, ठीक है। और इन्हीं का जो एक मतलब प्रतिमा है ना, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में है ना, 182 मीटर ऊंची है। तो इन्हीं का है, 31 अक्टूबर को इनका जन्मदिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना है। और इन्हीं के जन्मदिवस मालूम, 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर डेट के इनके जन्मदिवस पर ही ना जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य का गठन हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 को गठित हुआ था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें क्या, एक क्वेश्चन आता है, संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो ध्यान रखना, संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और फिर पूछे संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, संघ शक्ति या तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष, तो वो भी आंसर क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा, ठीक है। बी.एन. राव बता दिया अभी, क्या संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। और संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट, किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, तो किस मामले में ये कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, तो ये बेरूबारी मामले में कहा गया था ना। 1960 के बेरूबारी यूनियन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है,
भारत के संविधान के उद्देश्यों में से आर्थिक न्याय का उपबंध निम्न में से किसमें किया गया? आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया? तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है ना। आर्थिक न्याय का उपबंध जो है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 में क्या भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होने के लिए अनिवार्य है? तो क्या अनिवार्य है कि संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। नेक्स्ट है कि यदि भारतीय संघ में एक नया राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक है? तो किस अनुसूची का संशोधन करना? तो 5वीं अनुसूची। देखिए नया सृजन है ना, नया क्या, नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? तो इसमें देखिए नए राज्य का इसमें होना चाहिए क्या, दूसरी या तीसरी होना चाहिए ना, दूसरी। नए राज्य का सृजन करना है तो आंसर इसमें क्या होगा? चलिए इसमें आंसर आप लोग भी लगाइएगा कमेंट करके, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन हो गया। इसमें देखिए इसमें जो नए राज्य का सृजन हो, नए राज्य का गठन होता है वो आपका आता है कि इसमें वो तीसरी अनुसूची में। इसमें देखिए राज्य की बात हो रही है ना तो पहली अनुसूची में आएगा, ठीक है। देखिए पहली अनुसूची में, और अनुच्छेद होता है भले दूसरी या तीसरी, लेकिन पहली अनुसूची में होगा ना। पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? पहली अनुसूची होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर पूछा जाता है, देखिए पहली अनुसूची में क्या है, राज्य और जो क्षेत्र होता है, संघ शासित प्रदेश या तो राज्य का वर्णन किया हुआ है पहली अनुसूची में, ठीक है। उसके बाद दूसरी अनुसूची में क्या होता है? वेतन होता है। तीसरी अनुसूची में क्या? शपथ है। चौथी अनुसूची में क्या? सीटों का बंटवारा है। 5वीं अनुसूची में क्या है? तो उसमें जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है ना, असम और त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय को छोड़कर। और असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय का जो जनजाति क्षेत्र का प्रशासन है वो किस अनुसूची में? तो 6ठी अनुसूची में, ठीक है। तो 5वीं अनुसूची में क्या है? तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? संसद है ना। संसद क्या है? नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम कौन है? तो संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2003 के संशोधन के बाद भारत ने किस नागरिकता सिद्धांत का अधिक कड़ाई से पालन करना शुरू किया है? तो किसका? रक्त संबंधी नागरिकता, है ना। 2003 के संशोधन के बाद भारत ने किस नागरिकता सिद्धांत का अधिक कड़ाई से पालन करना शुरू किया है? तो रक्त संबंधी नागरिकता। नागरिकता किस भाग में मालूम है? भाग 2 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 5 से 11 तक है नागरिकता। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना से संबंधित उपबंध करने के लिए अधिकृत है? तो ये कौन है? राज्य का विधानमंडल, है ना। पंचायतों की संरचना से संबंधित उपबंध करने के लिए अधिकृत कौन है? तो राज्य का विधानमंडल करेक्ट आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त 7 अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को आपको मालूम है क्या? 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो 1978 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कहाँ पर रखा गया? तो अनुच्छेद 300 के ए में कानूनी अधिकार के तहत उसको रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर आया 1976, इसमें क्या हुआ था? तो इसमें मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था ना। 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में ही मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। और समाजवादी अखंडता और पंथ निरपेक्ष, है ना, या तो धर्मनिरपेक्ष बोल सकते हैं। तो ये कब जोड़ा गया था? ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में ही जोड़ा गया था। नेक्स्ट है अनुच्छेद क्या 20 द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला क्या है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, ये सही है। फिर क्या है? किसी अपराध के लिए किसी अभियुक्त या तो व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये भी सही है ना। दोनों कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। अनुच्छेद 21 ए के तहत प्रदत्त शिक्षा के अधिकार के लिए संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 21 ए है ना, इसमें क्या है? शिक्षा का अधिकार है। देखिए यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के मूल अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च शिक्षा के संदर्भ में। तो ये बात सही है ना। इसमें क्या है?
6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। यह व्यवस्था जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई थी। ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है। आंसर क्या हुआ? सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एक मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द से पहले किस शब्द का उल्लेख किया गया है? मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि जो अनुच्छेद 352 में की उद्घोषणा के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द से पहले किस शब्द का उल्लेख किया गया था? तो इसका उल्लेख किया, आंतरिक अशांति का उल्लेख किया गया था। ठीक है, अच्छा, आंतरिक अशांति का उल्लेख किया गया था, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 352 में क्या हो गया आपका? राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपात है। ठीक है, और ये बात करें कि अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल जो है अब तक कितनी बार हुआ है? तो राष्ट्रीय आपात अब तक कितनी 3 बार लगा है। ठीक है, कब कब लगा है? 1962 लगा था, 1900 और कब लगा था? 1971 है ना, और 1975। ठीक है, 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा अनुच्छेद 352। और अनुच्छेद 356 ये पहली बार किस राज्य में लगा था राष्ट्रपति शासन? तो पहली बार ये लगा था पंजाब में, है ना। और बिहार में कितनी बार लगा है? तो 8 बार लगा है अब तक राष्ट्रपति शासन। और वित्तीय आपात अब तक भारत में कितनी बार लगा है? 1 बार भी नहीं लगा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? भारतीय संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान के लिए किए गए हैं? आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिया गया जर्मनी से, है। कहाँ से लिया गया? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? कनाडा के संविधान से अगर पूछे क्या लिया? तो संघीय ढांचा कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, और रूस के संविधान से क्या लिया गया? तो मूल कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 58 में उल्लिखित अर्हताओं के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को निम्न में से कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के बोला ना, राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए? तो इसमें होगा उसे केवल भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखनी चाहिए, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जैसे यहाँ पर 30 वर्ष दिया, गलत है ना। राष्ट्रपति के लिए कितना न्यूनतम, कितना राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियों के बारे में कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, ये सही है। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या है? लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत, है ना। तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में तो पहला क्या है? संसद के किसी सदस्य को केवल सिविल मामलों से जुड़ी गिरफ्तारियों से मुक्ति प्राप्त है, ये सही है ना। यही यहाँ पर आंसर है कि संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें तो संसद के किसी सदस्य को केवल सिविल मामलों से जुड़ी गिरफ्तारियों से मुक्ति प्राप्त है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदर्थ किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित है? तदर्थ किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित है? तो ये हो जाएगा मेघालय, है। किस राज्य में? तो मेघालय में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित है। मेघालय यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, मेघालय में क्या है? गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ पूछे कहाँ है? मेघालय में। गारो खासी जयंती जनजाति पूछे कहाँ है? मेघालय में। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ आती है? तो मासिन राम, वो भी कहाँ है? मेघालय में। नेक्स्ट है कि संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संसदीय समितियों के संबंध में इसमें देखिए सही क्या है कि इसका गठन किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है और कार्य पूरा होने पर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्या है? किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था और जब उन्हें जोड़ा गया तब उनकी संख्या कितनी थी? देखिए मौलिक कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। और किस समिति के अनुशंसा पर? तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था और उस समय कितना 10 मौलिक कर्तव्य था। ठीक है, यानी कि आंसर क्या? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। रही बात क्या 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और
11 मौलिक कर्तव्य है क्या? तो क्या है, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक सिद्धांत निहित है? नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक सिद्धांत निहित है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, एकल नागरिकता है ना। भारत में कैसी है, तो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का इसमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है? तो देखिए, वंश द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण द्वारा कर सकते हैं, पंजीकरण द्वारा कर सकते हैं, संपत्ति अधिकरण द्वारा नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगी? तो राज्यसभा सीटों का आवंटन जो है लोकसभा में, राज्यवार लोकसभा में है, लोकसभा में जो सीटों का आवंटन है कहाँ पर कितना होगा, तो ये कब तक, 2026 तक ये क्या है, यथावत बनी रहेगी ना। 2026 तक इसको बदलाव नहीं कर सकते हैं। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है ना। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। अभी याद रखना आपको, क्या पूछा जाएगा, 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन थे, है ना। तो ध्यान रखना है 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन थे, बी.आर. गवई थे, ठीक है, याद रखना बी.आर. गवई। फिर पूछा जाएगा आपसे 53वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 53वां याद रखना है सूर्यकांत है। कौन है अभी नए मुख्यमंत्री जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं, कौन है, सूर्यकांत है, याद रखना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर और कुछ बात करें, देखिए हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में, तो आपको मालूम है अनुच्छेद 214 में है। और सुप्रीम कोर्ट पूछे किस अनुच्छेद में, तो यही एक को है ना इधर कर दीजिए, यानी कि 124 में है ना। सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा अनुच्छेद 124 में हो जाएगा। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? हरिलाल जे कानिया था, ठीक है, सब याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति शासन अधिनियम लगाया जा सकता है, तो अधिकतम कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है? तो यह अधिकतम 3 वर्ष तक है ना। आंसर क्या, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन पहली बार कहाँ पर लागू हुआ था, किस राज्य में? तो पंजाब में लागू हुआ था। और राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 356 में है। बिहार में कितनी बार लागू हुआ अब तक? तो राष्ट्रपति शासन लगा है तो 8 बार लगा है। नेक्स्ट क्या, नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है और कौन सा सही है, ठीक है। पहला क्या है, वित्त आयोग के अध्यक्ष वो सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। देखिए, क्योंकि योग्यता का निर्धारण है ना राष्ट्रपति नहीं करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन योग्यता का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है, ठीक है। कौन करता है? संसद, यानी कि ये वाला गलत है। फिर क्या, अध्यक्ष वो सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये बात सही है ना। जो कि वित्त आयोग के अध्यक्ष वो सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, है ना, बिहार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 280 में दिया हुआ है वित्त आयोग, ठीक है, यानी कि आर सही है। तो यानी ए गलत है, आर सही है ना। ए गलत, आर सही, किस ऑप्शन में मिलेगा आपको? तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है ना, ए गलत है किंतु आर सत्य है ना। अच्छा, केंद्रीय वित्त आयोग गठन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 280 में है। अच्छा, राज्य वित्त आयोग गठन पूछे तो किस अनुच्छेद में मिलेगा? अनुच्छेद 243 के आई में है, राज्य वित्त आयोग का गठन है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा, वित्त आयोग का गठन आपको मालूम है राष्ट्रपति करता है, कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना है ना, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 263 में है। नेक्स्ट है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और लोकसभा अध्यक्ष से प्रश्न अगर देखते हैं तो देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन का बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। लेकिन जो सदन का संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। पहले महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछे तो मीरा कुमार, जो कि बिहार से ही है। अब वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में बुनियादी संरचना के सिद्धांत को किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया था? तो भारत के संविधान में बुनियादी संरचना के सिद्धांत को किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया था?
तो ये है कौन सा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, है ना। आंसर क्या हुआ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में बुनियादी संरचना के सिद्धांत को ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया था। आंसर क्या, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 1973 से दिमाग में क्या आना चाहिए तुरंत, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर पूछे भारत में कब लागू हुआ था, तो प्रोजेक्ट टाइगर यानी टी से टाइगर, टी से 3 1973 में ही लागू हुआ था। ठीक है, बाकी आपको चीजें बताते क्या, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में लागू हुआ था, वन्य जीव 72, टाइगर मतलब प्रोजेक्ट टाइगर 73, और जल संरक्षण अधिनियम कब, 1974, है ना। इसको भी याद करवाए थे आपको क्या, कि जल का जो अधिकतम घनत्व होता है कितना, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ये 4 वाला हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ भारत में, तो 1986 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या तो समाप्ति का अधिकार किसके पास है, तो राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का अधिकार किसके पास है, तो ये रहेगा संसद के पास, है ना। संसद यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अच्छा, संसद है किस अनुच्छेद में मालूम है, संसद किस अनुच्छेद में, तो ये चीज याद रखना आपको, संसद किस अनुच्छेद में है, और राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, और लोकसभा किस अनुच्छेद में है। देखिए, संसद है अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा है अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 81 में, है ना। तीनों याद रहेगा आपको आसानी से, कैसे, इसको याद रखना सरल, है ना, सरल से ये तीनों अनुच्छेद याद रहेगा, 79, 80, 81। ठीक है, संसद हो गया 79 में, राज्यसभा का गठन 80 में, लोकसभा गठन अनुच्छेद 81 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने के लिए कितने दिन का अग्रिम नोटिस देना आवश्यक है, तो कितने दिन का अग्रिम नोटिस देना आवश्यक है, तो 14 दिन का अग्रिम नोटिस देना आवश्यक है। तो 14 दिन यहाँ पर ये हो गया, और यही 14 दिन है क्या, कोई विधेयक जो है, धन विधेयक जो होता है, लोकसभा अगर पास कर देता है तो राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है, तो 14 दिन तक रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पर राष्ट्रपति आया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में मालूम, देखिए राष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 52 में, राष्ट्रपति पर महाभियोग है अनुच्छेद 161 सॉरी 61 में ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग है अनुच्छेद 61 में, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 148 के तहत, है ना। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से जो परामर्श लेने का अधिकार है अनुच्छेद 143 है ना, 143 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 37, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है ये किसमें है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में है। इसी प्रकार पूछा जाएगा क्या, रिट जारी करने का अधिकार जो है किसके पास है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रिट जारी कर सकता है ना, रिट होता है 5, है ना। हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है, और सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। आंसर क्या हुआ, एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये कब लागू हुआ था, ये क्या 91 है ना, 51वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में ये लागू हुआ था। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है कौन, तो ये कहता है संविधान की प्रस्तावना, कौन, संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान में मतदान करने का अधिकार का प्रावधान किसके तहत किया गया, मतदान करने का अधिकार का प्रावधान ये किसके तहत, तो अनुच्छेद 326 के तहत किया गया है ना, अनुच्छेद 326 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद होना चाहिए, क्या मालूम, कि भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था मालूम, भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 का हुआ था भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना। ठीक है, और इसी 25 जनवरी से आपसे पूछा जाता है क्या, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, मतदान देने की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया था, तो 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, 1989 में लागू हुआ था। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है, तो ये भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, किसे, भारत का राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि अगर बात करेंगे अपना बिहार, है ना, तो बिहार राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था ना, बीपीएससी की स्थापना 1949 में हुआ था, 1949 में बीपीएससी का स्थापना हुआ था, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, नाटो की स्थापना भी 1949 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है, तो ये हो जाएगा कहाँ, राज्यसभा में पेश किया जाता है, कहाँ,
राज्यसभा में ना, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। वर्तमान में कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। नेक्स्ट क्या, राज्य विधानमंडल में निजी सदस्य द्वारा विधेयक पेश करने के लिए न्यूनतम कितने दिनों का नोटिस देना आवश्यक है? राज्य विधानमंडल में निजी सदस्य द्वारा विधेयक पेश करने के लिए न्यूनतम कितने दिनों का नोटिस देना आवश्यक है? तो ये है 1 महीना। आंसर क्या हुआ? 1 महीना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रदत्त क्षमा, लंबन, विराम या परिहार या तो लघुकरण की शक्ति मूलतः किस श्रेणी की शक्ति मानी जाती है? तो किस श्रेणी की शक्ति मानी जाती है? तो ये न्यायिक श्रेणी होता है। क्या? न्यायिक श्रेणी करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 72 में। नेक्स्ट क्या, सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। सेवानिवृत्त हो गया और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, तो क्या ये चारों में से कोई कहीं भी वकालत कर सकता है? क्या केवल सर्वोच्च न्यायालय में, या तो केवल उच्च न्यायालय में, या सर्वोच्च न्यायालय, या तो उच्च न्यायालय में, या तो किसी भी न्यायालय में नहीं? तो आंसर क्या हुआ? किसी भी न्यायालय में ये वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या हुआ? ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना पूछा जाएगा। ठीक है, कौन सा? 52 मुख्य न्यायाधीश याद रखना आपको, पूछेगा ये 52 मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बी आर गवई। 53वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन है अभी? सूर्यकांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? तो इसमें होता है राष्ट्रपति के आशय की आवश्यकता होती है ना, राष्ट्रपति के आशय की आवश्यकता होती है। ठीक है, संसद का संयुक्त बैठक जो है बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या था कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत ये किसकी आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति के आशय की। किसके? राष्ट्रपति की आशय की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्या, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कौन सा सही नहीं है? देखिए पहला क्या है, 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव और 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए, ये सही है। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों को सामना किया, तो ये गलत है यहाँ पर है ना। लाल बहादुर शास्त्री नहीं बल्कि इंदिरा गांधी है ना, इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया था, तो यही गलत है। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। बाकी ये सब सही है कि जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है, और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन जो है मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है ना। मौलिक कर्तव्य है कितना? 11 है, तो उसमें से कौन सा नहीं है? पूछा आपसे, इसमें कौन नहीं है? देखिए, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ये मौलिक कर्तव्य में आता है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये भी आता है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, ये वाला नहीं आता है। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, ये मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया था? तो आपको बताया था 11वां मौलिक कर्तव्य जो के रूप में जोड़ा गया था, यह था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया है। ठीक है ना, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ये ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो कौन कौन सा मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? इसमें से देखिए, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। अब रही बात क्या इसमें है क्या क्या, तो देखिए, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। और वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 30 में है। और अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापना करने का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। और ये सब जो अनुच्छेद है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें देखिए, क्या पूछा,
कि प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति, इसका स्थापना कब हुआ था मालूम? तो इसका आंसर क्या हुआ, देखिए 1966 में हुआ था ना। प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति का स्थापना 1966 में हुआ था। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? सरकारिया आयोग का गठन हुआ था 1983 में ना, जब भारत पहला विश्व कप जीता था 1983 में। सरकारिया आयोग का गठन उसी समय हुआ था ना। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में हुआ था। बी का एक हो गया। फिर क्या, एम पुंछी आयोग है ना, एम पुंछी आयोग का गठन 2007 में। और राज मन्नार समिति का गठन कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। कब? 1969 में हुआ था ना। इस तरह से अगर मिलाइएगा, ए का आएगा 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 है ना। 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय इसमें कौन सा है? तो इसमें देखिए जनगणना जो है ना, ये समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, जनगणना जो है, जनगणना ये आता है समवर्ती सूची में। ठीक है, और रही बात क्या, जन एवं स्वास्थ्य और सफाई, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जनसंख्या नियंत्रण भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बीमा आ गया आपका किसमें? तो ये संघ सूची में आता है। ठीक है, बीमा है किसमें? संघ सूची में आता है। ठीक है, अच्छा ये आपको मालूम होना चाहिए क्या, मूल संविधान में संघ सूची में कितना विषय था? 97। राज्य सूची में कितना विषय था? 66। और समवर्ती सूची में कितना विषय था? तो था 47। ठीक है, अभी वर्तमान में क्या पोजीशन है? तो वर्तमान में संघ सूची में अभी कितना, 100 विषय है। और फिर क्या हुआ, ये जो राज्य सूची का 5 विषय निकालकर किस में डाल दिया? तो समवर्ती सूची में डाल दिया। तो ये कितना हो गया? 66 वाला हो गया 61 है ना। यानी राज्य सूची में कितने विषय? 61 विषय है। और वर्तमान में समवर्ती सूची में कितना विषय है? तो 47 और 5 52 विषय है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना। और देखिए संघ सूची में कौन आएगा? तो राष्ट्रीय महत्व कर जैसे रहेगा है ना, जैसे कि रक्षा, रेल है ना, ये और ये सब रक्षा, रेल, ये क्या है, बीमा, ये सब संघ सूची का विषय है। राज्य सूची में क्या आएगा? स्वास्थ्य, कृषि, ये सब जो है ना, और स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, ये सब मामला जो है आएगा राज्य सूची में है ना। समवर्ती सूची में कौन आएगा? शिक्षा और आपराधिक मामले, जनगणना, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्या, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल, 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। यह प्रावधान निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में वर्णित है? तो ये किस में वर्णित है? तो ये है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में ये वर्णित है। नेक्स्ट एक, निम्न में से कौन सा राज्य का सर्वोच्च, कौन जो होता है राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है? तो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? ये होता है महाधिवक्ता होता है। ठीक है, यही पूछे क्या, केंद्र का यानी कि भारत सरकार का, भारत का राष्ट्र का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है महान्यायवादी होता है। ठीक है, तो भारत का सर्वोच्च महान्यायवादी मतलब सर्वोच्च जो कानूनी सलाहकार होता है या तो विधि अधिकारी होता है वो महान्यायवादी, और राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी या तो कानूनी सलाहकार होता है वो महाधिवक्ता होता है। ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 165 के तहत। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक है, ये सब याद रखना है। करेंट अफेयर का क्वेश्चन भी याद रखना है आपको। वर्तमान में भारत का महान्यायवादी भी कौन है? तो यह आर वेंकट रमनी है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने के बाद विधानमंडल का सदस्य न होने पर क्या होगा? जैसे कि अभी जो बंगाल में चुनाव हुआ था तो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट कौन थे? ममता बनर्जी। अब ममता बनर्जी खुद हार गई थी और फिर वो मुख्यमंत्री बन गई थी, तो वो कब तक बनेगा? जो 6 महीना के अंदर है ना उसको सदस्य बनना पड़ता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, उसे 6 महीने के भीतर विधानमंडल का सदस्य बनना होगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। और इसमें पूछा क्या, कौन सा राज्य जो है राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है, मतलब क्या विधान परिषद भी है। ठीक है, तो विधान परिषद कितने 6 राज्यों में है, आपको अच्छे से याद करवाए थे। कैसे 6 राज्य कौन कौन सा है, एक बार फिर यहाँ पर समझिए, जिसको याद नहीं है वो याद कर लीजिए। कौन कौन सा 6 राज्य में विधान परिषद है? तो देखिए वो कौन कौन सा है, तो वो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार, कर्नाटक, और उसके बाद क्या है उत्तर प्रदेश और तेलंगाना है ना। उत्तर प्रदेश और तेलंगाना याद कैसे रखना है? तो आसानी से याद रहेगा। ये 4 आपको याद रखना है क्या, महा, आंध्रा, बहरा, काना है ना। महा, आंध्रा, बहरा, काना। महा, आंध्रा, बहरा, काना से क्या हो गया? महा से हो गया महाराष्ट्र, आंध्रा से आंध्र प्रदेश, बहरा से बिहार, काना से कर्नाटक। ठीक है,
ये हो गया 4 याद हो गया आसानी से। और उत्तर तेलंगाना ऐसे याद रहेगा, बस एक लाइन याद रखना है, महा आंध्र वैरा काना उत्तर तेलंगाना, ठीक है। इसमें क्या 6 राज्यों में आपका क्या विधान परिषद है, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था है ना। तो आप इसमें से छाट लेंगे। पूछा कि किसमें है, उपयुक्त में से कौन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, तो कहाँ कहाँ पर है देखिए, महा ये हो जाएगा आंध्रा यानी कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा, बहरा यानी कि कहाँ पर है बिहार हो गया, काना यानी कर्नाटक हो गया, और उत्तर तेलंगाना, उत्तर और तेलंगाना, ठीक है। यानी कि ये वाला नहीं होगा, दो जिसमें रहेगा वो आंसर नहीं होगा, जैसे दो है इसमें, ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं होगा आंसर, यानी कि ये वाला होगा, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, समझ गए, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह से आप आसानी से आंसर निकाल लीजिएगा ना। 56 का क्या हुआ, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा का उसी प्रकार द्विसदनीय राज्यों में विधान परिषद का कार्यकाल होता है। तो विधान परिषद का नहीं बल्कि विधान परिषद के सदस्यों का पूछना चाहिए, ठीक है। तो विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता, वो तो अस्थायी होता है ना, अस्थायी सदन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना 6 वर्ष होता है, जिस तरह से वहाँ राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्या, राज्य का मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो देखिए राज्य का मंत्रिपरिषद जो होता है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यही पूछेगा कि केंद्र का है ना, केंद्र का मंत्रिमंडल जो होता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। केंद्र वाला है लोकसभा के प्रति और राज्य में क्या विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्या, नीचे दिए गए भारत के न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है। तो अभिलेख न्यायालय किसे माना जाता है, तो ये उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय दोनों को अभिलेख न्यायालय माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है। तो भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ना। भारत में मतलब क्या है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और सुप्रीम कोर्ट को जो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 137 में है, ठीक। नेक्स्ट क्या, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है, यानी कि सीएजी का जो कार्यकाल होता है वो क्या होता है 6 वर्ष या तो 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, है ना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन 6 वर्ष या तो 65 वर्ष, है ना, ये वाला होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, 6 वर्ष या तो 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। भारत का भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, संजय मूर्ति है। कौन है, संजय मूर्ति अभी सीएजी है। सीएजी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 148 के तहत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। सीएजी अभी है संजय मूर्ति। संजय मूर्ति जैसा एक नाम है कौन, संजय मल्होत्रा, तो वो कौन है, आरबीआई का गवर्नर अभी कौन है, संजय मल्होत्रा है। महान्यायवादी भी कौन बताएं, आर वेंकट रमनी बताएं, ठीक है, महान्यायवादी भारत का। और मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है, तो मिल जाएगा आपको, कौन है, ज्ञानेश कुमार है, ठीक है। ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, भारत में विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है। विशेष राज्य का दर्जा जो है किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है, तो डी आर गोडगिल फार्मूले पर दिया जाता है, डी आर गोडगिल फार्मूला पर दिया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें क्या समिति है और इसका गठन वर्ष है, तो इसमें आंसर लगा दीजिएगा कैसे। एक चीज आपको बताए थे क्या, बलवंत राय मेहता समिति गठन कब हुआ था मालूम, 1957 में हुआ था ना। सी का 1 होगा। अब सी का 1 देखिए कहाँ पर है, सी का 1 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि आंसर आ चुका है ना। 63 का बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति जो है क्या 1957 में इसका गठन हुआ था। सी का 1 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन बी में, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ जान लीजिए क्या है, जीके राव समिति का इसका गठन कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था, है ना। एक का 3 हो गया। फिर क्या, एल एम सिंघवी समिति, ये हो जाएगा 1986। और बलवंत राय मेहता 1957 हो गया। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1977 में हुआ था, ठीक है। कब, 1977 में हुआ था, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन करना अनिवार्य होगा। तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन करना अनिवार्य होगा, तो ये हो जाएगा 6 माह के अंदर, है ना। 6 माह के अंदर करेक्ट आंसर है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये प्रभावी हुआ था। तो ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992, ये कब लागू हुआ था, 1993 में लागू हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, है ना। पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल कब से कब तक, 1991 से 1996 तक था। तो यही हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव करेक्ट आंसर है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन किससे, पंचायती राज व्यवस्था से। और 74वां संविधान संशोधन वो नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। और 73वां संविधान संशोधन के तहत
जो 1992 में हुआ था, ये लागू हुआ था कब? पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था, ठीक है। कब? 1993 को, है ना। यही 24 अप्रैल से क्या राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बाकी चीज़ें तो आपको हम कई बार बता दिए। बिहार के एग्जाम में खास करके ध्यान रखना, पंचायत और नगर पालिका से पूछा जाता है। तो पंचायत अगर पूछेगा 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और नगर पालिका को किसके तहत? तो ये 74वां संविधान के संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। नगर पालिका यानी पंचायत, पंचायत जो 73वां संविधान संशोधन जो है 21 अनुसूची में 11वीं अनुसूची में पंचायत है, 12वीं अनुसूची में क्या नगर पालिका है ना। 12 अनुसूची है तो लास्ट का जो दोनों है क्या 11वीं में है पंचायत, 12वीं में क्या है नगर पालिका। पंचायत किस भाग में? भाग 9 में, नगर पालिका भाग 9 के ए में। ग्राम पंचायत गठन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? तो ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है कि ग्राम सभा के पंचायत के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, है ना। ग्राम सभा के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67। 67 में क्या? नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निहरित नहीं होगा यदि उसकी आयु निम्न में से किससे कम होगा। नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए ना। तो इससे कम होगा तो वो क्या होगा? निराहरित नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्या? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसको मिलाना है तो मिलान करने वाला आसान कब होगा? जब एक भी जानेंगे तो आसान हो जाएगा, वहाँ पर बस दिमाग लगाना है। जैसे कि निर्वाचन, निर्वाचन किस में? 324 में है ना। निर्वाचन 24 ऐसे अभी याद करवाए थे आपको। तो निर्वाचन 24, अब देखिए 24 यहाँ पर निर्वाचन 24 जैसे आया तो एक का क्या हो गया? 2 हो गया, है ना। एक का 2, अब एक का 2 देखिए एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है ना। आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी, है ना। 68 का आंसर क्या आ गया? डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक का 2 जो है एक ही ऑप्शन में दिया हुआ आ गया आंसर, ठीक है। फिर वित्त आयोग का भी आपको मालूम है, वित्त आयोग गठन जो है अनुच्छेद 280 में है, यानी कि सी का 4 होगा, है ना। सी का 4, और बच गया क्या? आपको फिर से मिला लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो। निर्वाचन 24 हो जाएगा, यानी कि एक का 2 हो जाएगा, ठीक है। एक का 2 हो गया। लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद में? ये मिलेगा 315 में। हाँ, लोक सेवा आयोग का है वो भी 315, ध्यान है आपको। बी का 3 हो जाएगा, ठीक है। सी का हो जाएगा 4, और डी का क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन अनुच्छेद 338 में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? निम्नलिखित में से निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नहीं, और भारत के मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा तो नहीं। निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? देखिए, निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है ना। तो ये ध्यान रखना है, यानी कि आंसर क्या हो? ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है कौन? तो ज्ञानेश कुमार है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति निम्न में से किनके द्वारा किया जाता है? तो परिसीमन आयोग की नियुक्ति जो है ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए और किनको सरकार ने शास्त्रीय भाषा घोषित नहीं किया है वो आपको पहचानना है, ठीक है। देखिए, शास्त्रीय भाषा पहले था आपका 6 था, ठीक है। फिर 2024 में 5 और भाषा को है ना शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो वो 11 भाषा आप याद रखेंगे, जानकारी रहेगा तो कौन सा नहीं है वो छांट देंगे आंसर, ठीक है। तो देखिए पहले 6 कौन कौन था? तमिल तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़। कौन कौन सा था? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, है ना। ये 6 फिर समझिए, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, ये 6 था पहले। अब 5 जो है 2024 में जो शास्त्रीय दर्जा दिया गया है शास्त्रीय भाषा का, वो भी कौन कौन सा है? पाली, प्राकृत, मराठी, बंगाली, असमिया। पाली, प्राकृत, मराठी, बंगाली, असमिया। याद करना भी आसान है, कैसे? देखिए, पाली एक ले लीजिए, क्या बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म के जो है शिक्षा ये किस भाषा में किस दिया जाता था? तो पाली भाषा में दिया जाता था। और जैन धर्म का है वो प्राकृत भाषा में दिया जाता था। तो जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से एक हो गया है ना, दोनों पाली और प्राकृत। और फिर है मराठी ले लेना, क्या महाराष्ट्र से, और बंगाली बंगाल से, और असमिया है ना असम से। ये 5 भाषा बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। तो फिर समझिए, 6 पहले था तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़,
मलयालम उड़िया, फिर 5 जोड़ा गया था, ये 5 जो जोड़ा गया था वो ध्यान रखना है ना, ये करंट अफेयर में भी पूछा जाएगा। तो पाली प्राकृत है ना, बौद्ध धर्म जैन धर्म, फिर मराठी बंगाली असमिया, मराठी बंगाली असमिया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आप यहाँ से पूछा क्या, कौन सा भाषा जो है इसमें शामिल नहीं है ना, यही पूछा कि शास्त्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया है। तब इसमें से आपको छांटना शुरू करना है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें कौन सा नहीं, देखिए कोंकणी है क्या, नहीं है, इसमें मैथिली नहीं है, और इसमें संथाली नहीं है, ठीक है, बाकी सब है ना। देखिए उड़िया भी है, असमिया भी है, मलयालम भी है, और तमिल भी है, प्राकृत भी है, यानी कि 6, 7, 8 नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपात संसद के अनुमोदन के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक जारी रह सकता है, तो कितनी अवधि तक जारी रह सकता है, तो 2 महीने तक जारी रह सकता है, ठीक है। और ये वित्तीय आपात हो गया अनुच्छेद 360 में, यहीं पर तीनों अनुच्छेद है जो कि एग्जाम में रिपीट भी होता है, ध्यान रखना है। 352 में हो गया राष्ट्रीय आपात, 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है, अब वित्तीय आपात हो गया 360 में। निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प को चुने, तो भिन्न विकल्प को इसमें चुनना है। देखिए भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी, केंद्रीय सूचना आयोग, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, और निर्वाचन आयोग। देखिए ये जो भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी जो है, ये क्या एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, संवैधानिक निकाय है, और ये भी क्या है, संवैधानिक निकाय, संविधान में इसकी चर्चा है, और ये भी निर्वाचन आयोग भी है। ये क्या गैर संवैधानिक निकाय है, ये केंद्रीय सूचना आयोग है ना, ये अलग है, यानी कि 73 का आंसर क्या होगा, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74, इसमें क्या है, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करें, और पूछा क्या, व्यक्तियों की रैंक और उसकी वरीयता के क्रम में सजाना है। तो सबसे ऊपर कौन होता है, राष्ट्रपति, उसके दूसरे नंबर पर कौन होता है, उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर कौन होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। ये चीज तीन तो कम से कम पहले याद रखना है। सबसे पहले जो प्रथम स्थान होता है देश में वो होता है राष्ट्रपति का, दूसरे पे उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर आता है प्रधानमंत्री, यहाँ ध्यान रखना है, नहीं कन्फ्यूजन नहीं होना है, यानी कि राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री करना है, वो नहीं, राष्ट्रपति पहला, दूसरे पे उपराष्ट्रपति, और तीसरे नंबर पर आता है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो उसके बाद फिर उसका नीचे आएगा जैसे कि राज्यपाल हो गया, फिर उससे नीचे आएगा पूर्व राष्ट्रपति, उससे नीचे है उप प्रधानमंत्री, उससे नीचे है भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष है ना, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष सेम रैंक का होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वरीयता के क्रम में बना इसमें बताना है, सजाना है, तो सबसे ऊपर क्या है, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति इसमें है क्या, नहीं है। फिर उसके बाद कौन आएगा, उपराष्ट्रपति, यानी कि पहले आएगा 4। अब 4 देखिए कहाँ है, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ 4, आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो आसानी से आंसर निकाल लिया 74 का डी, है ना, ऐसे भी आसानी से आंसर निकाल सकते थे। बस याद रखना ऊपर वाला राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति है ही नहीं, उपराष्ट्रपति है, 4 4 यहीं पर है। उसके बाद कौन हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस तरह से सजा लीजिएगा, आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अच्छा इसमें देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये, है ना। तो मिलान करने वाला है, देखिए इसमें तो आपको मालूम है क्या, एक तो इसमें तो सब मालूम है आपको, एक तो अभी बताए थे 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायत से, तो बी का क्या होगा, 3 होगा, तो बी का 3 कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन बी में, है ना, आंसर क्या हुआ, आ चुका है आंसर, ठीक है। तो इस तरह सभी मिला सकते हैं। 86वां संविधान संशोधन मालूम है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 था ना, यहाँ 2006 लिखा है, 2002 था, जो कि शिक्षा का अधिकार जो है लागू किया गया था, एक का 2 होगा होगा ना ये वाला, ठीक है। और उसके बाद 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 था, जो कि 1989 में लागू हुआ था। ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो मतदान की आयु किया था, तो ये भी सही है, यहाँ पर सी का 4 होगा, ठीक है। फिर 52वां में क्या दल बदल है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1985, ये दल बदल कानून है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 में 3 तरह से संशोधन करने की प्रक्रिया है, निम्न में से कौन सा विकल्प भिन्न है, तो कौन सा विकल्प इसमें भिन्न है, देखिए 3 तरह से संशोधन कर सकते हैं, जैसे साधारण बहुमत द्वारा कर सकते हैं, ठीक है, साधारण बहुमत द्वारा कर सकते हैं। फिर क्या है, 2/3 बहुमत द्वारा, और 2/3 बहुमत तथा राज्य विधानमंडलों की आधे से अधिक सदस्यों की स्वीकृति द्वारा किया जा सकता है। 1/3 बहुमत ये वाला नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है, महाधिवक्ता मालूम है किस अनुच्छेद में, अच्छा ये आपसे पूछ रहा है क्या, कौन सा सुमेलित है ना, सीधा सीधी आपको सुमेलित बात पूछना है, ठीक है। देखिए महाधिवक्ता बताया था क्या, महाधिवक्ता है जो कि राज्य में होता है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता, और जो केंद्र का होता है, भारत सरकार का होता है, जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो महान्यायवादी होता है। तो महाधिवक्ता है अनुच्छेद 165 में, जिसको राज्यपाल नियुक्ति करता है, ठीक है। यहाँ 351 दिया, ये गलत हो गया, ठीक है, ये मिलान सही नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग है अनुच्छेद 315 में, 332 में नहीं है। भारत का निर्वाचन आयोग
ये अनुच्छेद 324 में ये सही है, निर्वाचन 24 ये वाला सही है। 77 का सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बाकी भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में बताए थे? तो 1 to 4 है ना, 1 to 4 है ना, 214 में हाई कोर्ट, यही 1 को इधर करते हैं तो 1 to 4 में आ गया सुप्रीम कोर्ट है ना, तो ये भी गलत है। आंसर क्या हुआ? सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या पद है और व्यक्ति है, तो ये क्या ये व्यक्ति इस पद पर कभी कभी रहे क्या, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति इनमें से कौन रहा था? तो भारत के राष्ट्रपति इसमें से फखरुद्दीन अली अहमद रहे थे, ठीक है। ए का 4 है ना, ए का 4 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। 78 का डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। बाकी चीज़ें आप आसानी से मिला सकते हैं, है ना। भारत के राष्ट्रपति यही फखरुद्दीन अली अहमद ही रहे थे, ठीक है। फिर बाकी मिला लीजिए। भारत के उपराष्ट्रपति पर कौन रहे थे? तो इसमें से भारत के उपराष्ट्रपति पर रहे थे गोपाल स्वरूप पाठक रहे थे, ठीक है। तो बी का क्या होगा? 3, ठीक है, बी का 3 हो गया। फिर क्या है? भारत के प्रधानमंत्री इसमें कौन रहे? तो आई के गुजराल भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें से कौन रहा था? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश रहे थे जी बी पटनायक, ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे थे? तो लोकसभा अध्यक्ष रहे थे शिवराज पाटिल रहे थे, ठीक है। इस तरह से आंसर डी आ चुका है पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 79। इसमें क्या निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो ये है 69वां, है ना, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था, है ना। और 69वां संविधान संशोधन ये कब की बात है? ये 1991 की बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? तो विधानमंडल का अंग जो होता है कितने? 3 होता है। जैसे कि आपका संसद में होता है ना 3 अंग होता है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार विधानमंडल में होता है 3 अंग, कौन कौन सा? तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होता है, ठीक है। ये मुख्यमंत्री नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में चर्चा में रहे बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध किससे है? तो बिग ब्यूटीफुल का संबंध ये किस देश से है? तो ये हो जाएगा अमेरिका से। और किससे है? ये टैक्स से संबंधित है, ये है ना, किससे? टैक्स से। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया था? रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया था ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत। किसके तहत? किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अच्छा, ऑपरेशन ब्रह्मा ये किसके खिलाफ चलाया गया था? किस लिए, किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्रह्मा जो है म्यांमार में आए भूकंप की सहायता के लिए चलाया गया था भारत के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन सिंदूर भी मालूम है आपको क्या? पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था, जो कि पहलगांव हमला के खिलाफ चलाया गया था ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? अब इसको जैसे क्वेश्चन आया तो अब इसमें से लगेगा आंसर कौन होगा, लेकिन ऐसे याद कर लेंगे खटाक से। जैसे क्वेश्चन आया दिमाग में तुरंत आंसर आया। कैसे? माउंट एटना इटली, माउंट एटना इटली, एटना इटली, एटना इटली। तो माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एग्जाम में आएगा खटाक से आंसर लग जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या? हाल ही में खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में हुआ, ठीक है। जम्मू कश्मीर से कुछ करंट अफेयर जो है महत्वपूर्ण याद रखना है आपको। कौन कौन सवाल हो पूछेगा? जेड मोड़ सुरंग का भी हाल ही में जनवरी 2025 में मोदी जी ने उद्घाटन किया। ये किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जेड मोड़ सुरंग का ही नाम क्या है? सोनमर्ग सुरंग है, या तो सोनमर्ग सुरंग भी दे दे। आंसर क्या लगाना? जम्मू कश्मीर, ठीक है। पूछेगा अंजी खाद ब्रिज, ये अंजी खाद ब्रिज जो है ये हाल ही में उद्घाटन किया गया। अंजी खाद ब्रिज ये किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर में, अंजी खाद ब्रिज। फिर एक क्या? चेनाब आर्च ब्रिज है ना, रेलवे चेनाब आर्च ब्रिज, वो कहाँ मिलेगा? वो भी जम्मू कश्मीर में मिलेगा, ठीक है। और जून में ही अंजी खाद ब्रिज और चेनाब आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये सब कतई जर प्रश्न है, याद रखना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर से याद रखना। और क्या पूछा जाता है कि राज तरंगिणी का संबंध किससे? तो जम्मू कश्मीर के इतिहास से। राज तरंगिणी का लेखक कौन है? कल्हन है। नेक्स्ट क्या? विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत 131वां स्थान पर है, ठीक है। 131वां स्थान पर है भारत, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, भारत 131वां स्थान पर है। अब मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? हमारा मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 130वां है ना। मानव विकास सूचकांक में 130वां है। खुशहाली सूचकांक में कितना है? 118 है, ठीक है। और हेनले पासपोर्ट में 777 है। और सतत विकास लक्ष्य में क्या? 99 है, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कितना है? 151 है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में 242 यात्रियों के साथ लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान कहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था?
तो ये अहमदाबाद में हुआ था। 242 यात्रियों के साथ ले जा रहा था। 242 यात्रियों में क्या हुआ, सभी यात्री तो मर गए, एक जिंदा बच गया था ना, तो एक जिंदा बच गया था, ये भी ध्यान रखना है। अहमदाबाद में ये हुआ था। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में ब्लेज मेट्रेवेली किस देश की खुफिया एजेंसी M16 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख चुनी गई है? तो क्या है कि हाल ही में ब्लेज मेट्रेवेली किस देश की खुफिया एजेंसी M16 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख चुनी गई है? तो ये है इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, अप्रैल 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किस समुदाय के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया गया है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2025 में किस समुदाय के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू हुई है? तो ये हुआ है ST, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब, है ना, अनुसूचित जनजाति समुदाय के क्षेत्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू हुआ है। जून 2025 में इफ्को ने कहां पर पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो इफ्को ने कहां पर पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये किया जाएगा कहाँ, ब्राजील में, है ना। आंसर क्या हुआ, ब्राजील करेक्ट आंसर है। अच्छा, भारत में पहला जो नैनो उर्वरक, भारत में पहला नैनो उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो गुजरात के कलौल में किया गया। कहाँ? गुजरात के कलौल में किया गया, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये दुनिया का पहला ये तरल है, कैसा है, तरल नैनो उर्वरक संयंत्र है कलौल गुजरात में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 90 आएगा, है ना। 90 में क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? तो ये बिहार में खुला। कहाँ? बिहार, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, है ना। और जो सेपक टकरा, है ना, विश्व कप, वो कहाँ हुआ था? बिहार में ही, पाटलिपुत्रा में हुआ था। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की गई है? तो हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की गई है? तो ये किया गया ऑपरेशन हॉक 2025, है ना, ऑपरेशन हॉक 2025 करेक्ट आंसर है। हाल ही में किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का CEO नियुक्त किया गया? भारत सेमीकंडक्टर मिशन का CEO नियुक्त किया गया है, तो ये अमितेश कुमार सिन्हा को किया गया, अमितेश कुमार सिन्हा। नेक्स्ट है, हाल ही में PM मोदी ने कहां पर बिझिंझम, क्या है, बिझिंझम बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तो ये कहाँ किया गया? तो ये केरल में किया गया है। केरल में कहाँ? तो तिरुवनंतपुरम में, केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में किया गया, ठीक है। तो बिजिंझम जो है बंदरगाह का लोकार्पण कहाँ किया गया? तिरुवनंतपुरम में किया गया है, ठीक, बिजिंझम, है ना, बंदरगाह का। और यहीं पर पूछा जाएगा क्या, भारत का सबसे लंबा झील कौन सा है? तो वेम्बनाड झील पूछे कहाँ है, तो वो भी मिलेगा आपको कहाँ? केरल में मिलेगा, ठीक है, वेम्बनाड झील। नेक्स्ट क्या, हाल ही में रम्मन उत्सव कहाँ मनाया गया? तो रम्मन उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये उत्तराखंड में मनाया गया। रम्मन उत्सव उत्तराखंड में मनाया गया। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। रम्मन उत्सव उत्तराखंड में मनाया गया। और करंट अफेयर से याद क्या रखना है, एक और चीज़ यहाँ पर उत्तराखंड से, तो स्वतंत्रता के बाद पहला समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो उत्तराखंड ही है, ठीक है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित लकुंडी स्मारक कहाँ स्थित है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो क्या है, चर्चित लकुंडी स्मारक, ये कहाँ स्थित है, ये पूछा आपसे। तो ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक, यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। 95 का ये हो गया कर्नाटक। सर्वाधिक सोने का उत्पादन कहाँ था? कर्नाटक में। सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ था? कर्नाटक में। कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भारत का पहला गोल्ड सिक्का द्वारा सोना पिघलाने का ATM का अनावरण कहाँ किया गया है? भारत का पहला गोल्ड सिक्का द्वारा सोना पिघलाने का ATM का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद करेक्ट आंसर है। और हैदराबाद से करंट अफेयर क्या रखना है, जो मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में हुआ था। मिस वर्ल्ड 2025 का विजेता कौन है? ओपल सुचाता है। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में कौन प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये है आइसलैंड है। कौन है? आइसलैंड, है ना। इस टाइप का प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम में आता है। सूचकांक के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। सूचकांक से प्रश्न आता है, याद रखना आपको। तो पहला प्रथम स्थान पर रहता है मानव विकास सूचकांक में आइसलैंड। भारत का रैंक क्या है? 130वां, है ना। मानव विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 130वां है। क्वेश्चन थोड़ा डीप पूछेगा, BPSC में ये नहीं पूछता है, मालूम क्या पूछेगा? भारत को कितना अंक मिला था, है ना, कितना इसका मानव विकास सूचकांक जो HDI मूल्य कितना है भारत का?
HDI मूल्य जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मूल्य कितना है, तो 0.685 है, ठीक है। और क्या पूछेगा कि भारत किस श्रेणी में रखा गया भारत को, तो मध्यम मानव श्रेणी में रखा गया। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत किस श्रेणी में है, तो मध्यम मानव श्रेणी में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अडानी पावर ग्रुप ने कहां पर 500 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने संबंधी समझौता किया है, तो कहां पर किया है, तो भूटान में, है ना। भूटान में क्या अडानी पावर ग्रुप ने कहां पर 500 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने का समझौता किया है, भूटान में। नेक्स्ट है, देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा, वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क ये कहाँ पर खुलेगा, ये नोएडा में खुलेगा, है ना, नोएडा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, हाल ही में सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कहाँ कर किया गया है, तो इसका आंसर ऐसे भी लगा सकते हैं क्या, जो एवरेस्ट की चोटी है, एवरेस्ट को सागर माथा कहाँ कहा जाता है, नेपाल में। तो नेपाल वाला कौन सा शहर है, नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका एडो का टेस्ट जो एडुटेरिया का है टेस्ट 6 होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। रही बात क्या इसका पीडीएफ के बारे में, तो इसका पीडीएफ जिनको भी चाहिए रिवीजन के लिए, तो इसका टोटल पीडीएफ है ना, टोटल जो 25 पीडीएफ है क्वेश्चन पेपर है ना, वो सभी मिल जाएगा आपको। और इसका जो सोल्यूशन पीडीएफ है टोटल 25 आपको वो भी मिलेगा। बस आपको क्या इसका देखिए चार्ज तो एडुटेरिया की तरफ से आपको मालूम है, ऑनलाइन चार्ज है 499 रुपया और ऑफलाइन में 1450 रुपया, ठीक है। आपको मात्र 99 रुपये में आपको टोटल सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और सेम डे है ना, जिस दिन आपका टेस्ट होगा ये सेम डे आपको मिल जाएगा ना। कई लोग जुड़े हुए हैं, इसका ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप ग्रुप, तो जिनको भी चाहिए आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे 798 764 और 3387, है ना, ये व्हाट्सअप नंबर है। जिनको भी चाहिए तो ये आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। सभी प्रकार के टेस्ट आपको मिल जाएगा। या तो आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, बिहार दरोगा के टोटल टेस्ट है ना, खाकी सीरीज हो गया, चाहे डबल स्टार हो गया, चाहे KGS का हो गया, वो सभी आपको मिल जाएगा। तो आप इस पर मैसेज आप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।